सेल्फ असेसमेंट टेक्स्ट पढ़ चुके थे हम, और उसके बाद हमने इंटीमेशन पढ़ा था, राइट, कि हमारी रिटर्न कहाँ जाती है, सीपीसी जाती है, और सीपीसी जाने के बाद वह प्रोसेस होती है, और वहां से एडजस्टमेंट करने के बाद चाहे डिपेंड है, चाहे डिमांड है, और चाहे नहीं है, चाहे इनकम बढ़ी है, चाहे इनकम घटी है, हमारे पास एक ईमेल आ जाता है जिसको हम डीम्ड इंटीमेशन का नाम या इंटीमेशन का नाम दे देते हैं। बोलिए, क्लियर है? कल वाले में कोई डाउट है किसी को? फिर हमने पढ़ा स्क्रूटनी का नोटिस 143(2) में, जिसमें हमने कहा था कि जिस साल रिटर्न भरी है उस साल से 6 महीने के अंदर अंदर आ सकता है, राइट। उसके बाद हम स्क्रूटनी का असेसमेंट पढ़ रहे थे, यहाँ है हम, बताइए यहाँ तक कोई डाउट? कल जितना पढ़ा दिया था मैंने आपको, उसमें कोई डाउट है तो बोल दो। नहीं है? अब सुनिए, पहले इधर समझाऊंगा, फिर वहां पे अपन रीड कर लेंगे, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। सुनिए, ठीक है, ये एसएससी है, ठीक है, ये कौन है, ये एसएससी है, और इसके सामने कौन बैठा होगा, असेसिंग ऑफिसर, राइट। इस असेसिंग ऑफिसर ने इसको एक नोटिस इशू किया होगा 143(2). किस चीज का नोटिस है? स्क्रूटनी का नोटिस, कि भैया हमें आपकी डिटेल जांच करनी है, आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ जाइए। इस नोटिस के अंदर डेट, प्लेस, टाइम और डॉक्यूमेंट, ये सब लिखे हुए हैं, राइट। अब असेसी को इसके पास पहुंचना है, इसके ऑफिस में इस टाइम पे। अब वहां जाके ये सारी चीजें चेक करेगा असेसिंग ऑफिसर, सारे एक्सपेंसेस फाइलें, इनकम फाइलें, सब चीजें देखेगा वो। और होता क्या है प्रैक्टिकली, जब ये सारी चीजें देखते हैं तो ये आपको कुछ चीजें और बता देते हैं कि भैया ये और लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, ऐसे मंगाते रहते हैं डॉक्यूमेंट बहुत सारे, समझ गए? तो वो तो चलता रहेगा, ठीक है, वो तो चलता रहेगा, इंफॉर्मेशन मंगाना और डॉक्यूमेंटेशन मांगना, ये तो चलता रहेगा। ये जो डॉक्यूमेंट मांगने का पावर है, ये कौन से सेक्शन में है? 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A में है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें इसके साथ जो मैं जोड़ रहा हूँ ना, इनको ध्यान से देख लेना। डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए 142(1)(2)A का ये नोटिस जारी करते हैं, मतलब उसके अंडर, उस सेक्शन के अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपके अकाउंट्स तो ऐसे हैं जो समझ ही नहीं आ रहे, आपके बुक्स अकाउंट्स तो बहुत ही गलत तरीके से बनाए हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहे, तो क्या ये आपको ये कह सकता है कि जाओ अपने अकाउंट्स की ऑडिट करा के लाओ? इफ बोलिए, ऐसा कह सकता हूं, इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड, AO कैन डायरेक्ट फॉर ऑडिट। AO कह सकता है कि जाओ अपनी ऑडिट करवा के लाओ, राइट। अब आप कहते हो कि सर मेरी ऑडिट तो ऑलरेडी हो रखी है,
मैं तो ऑलरेडी ऑडिट करा के लाया हूँ। तो इवन इफ ऑलरेडी ऑडिटेड, अगर पहले से ऑडिट हो भी रखी है तो भी असेसिंग ऑफिसर दोबारा ऑडिट करवाने के लिए कह सकता है। ठीक है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए और डॉक्टर कहता है कि एक्सरे करना पड़ेगा, आप कहते हो सर हमारे पास है, हमने करवाया था, क्या वो ये कहता है दोबारा करो? बोलो। यस सर। हाँ जी, बोलता ना डॉक्टर। यस। और ये भी कहता है साथ में कि वहां से करवाओ जहां से हम कहते हैं, ये भी कहता है कि दोबारा करवाओ और वहां से करवाओ जहां से हम कहते हैं। यस। तो यहाँ पे भी असेसिंग ऑफिसर कहेगा कि आप अपने अकाउंट ऑडिट करवाओ और सीए उससे कराओ जो हम बताएं। सीए कौन अपॉइंट करेगा? डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगा। सीए कौन अपॉइंट करेगा? डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगा। सीए का रेम्युनरेशन भी कौन फिक्स करेगा? डिपार्टमेंट फिक्स करेगा। सीए का रेम्युनरेशन भी कौन फिक्स करेगा? डिपार्टमेंट फिक्स करेगा। और पेमेंट कौन करेगा? रेम्युनरेशन गवर्नमेंट पे करेगी। गवर्नमेंट पे करेगी क्योंकि डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के पे काम कर रहा है ना। अब ध्यान से समझना कि इस ऑडिटर ने, ये ऑडिटर है मान लीजिए, इस ऑडिटर ने ऑडिट की और ये ऑडिट रिपोर्ट पहुंच जाती है किसके पास? असेसिंग ऑफिसर के पास। अब क्या असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट करने में आसानी रहेगी? यस। तो इस पूरी ऑडिट को क्या बोलते हैं? इस पूरी ऑडिट को क्या नाम दिया गया है? स्पेशल ऑडिट। ये जो मैंने पूरा प्रोविजन आपको बताया है यहाँ तक, इसको हम क्या नाम देंगे? स्पेशल ऑडिट। क्लियर है? अब सुनिए आगे। ये एक एक किस्सा समझते जाना है ना, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ये वाला पॉइंट जो है स्पेशल ऑडिट का, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, शॉर्ट नोट लिखना है इसमें। ठीक है। और सर अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्क्रूटनी ऑडिट भी आ जाए और स्पेशल ऑडिट भी आ जाए तो अपन डिफरेंस कैसे बताएंगे? तो स्क्रूटनी ऑडिट जो 143(2) में है और स्क्रूटनी ऑडिट कहाँ है? अरे स्क्रूटनी ऑडिट किसने कह दिया? किसने कहा ऑडिट है स्क्रूटनी? अच्छा वो असेसमेंट है। ठीक है सर। चलिए, स्पेशल ऑडिट का सेक्शन हो जाता है 142
ब्रैकेट में 2A, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आओ आगे वापस प्रोसेस पे चलते हैं अपन। ठीक है, वापस प्रोसेस पे मुझे एक बात बताओ, अगर एक प्रॉपर्टी है इस एसएससी के पास, है ना, इस एसएससी के पास क्या है, प्रॉपर्टी है। एसएससी कहता है कि वैल्यू कम है, एओ कहता है वैल्यू ज्यादा है, तो ये एओ क्या वैल्यूएशन ऑफिसर को भी रेफर कर सकता है? बोलिए, ये एओ क्या असेसिंग जो वैल्यूएशन ऑफिसर है उसको मामला भेज सकता है? हाँ जी, तो ये हो जाएगा रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, और इसके लिए सेक्शन है 142A। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा सेक्शन में भेजेगा, 142A में भेजेगा। ठीक है, अब वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, और रिपोर्ट बना के, ये रिपोर्ट कितने टाइम में बनाते हैं, 6 मंथ। फ्रॉम एंड ऑफ month in which reference made। ठीक है, तो जैसे ही एओ रेफरेंस देगा वैल्यूएशन ऑफिसर को, वैल्यूएशन ऑफिसर उस महीने के खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट बना के, रिपोर्ट किसको दे देगा, एओ को दे देगा। अब एओ के पास वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी आ गई। देखना, एक एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा हो रहा है एओ के पास, तो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए वो आ गए, ऑडिटर की रिपोर्ट आ गई, वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आ गई। क्या आप सारे डॉक्यूमेंट आ गए भैया आपके पास? अब एओ इन सब चीजों को मिला के इनके हिसाब से इनकम फाइनलाइज करेगा और असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। क्या बोलते हैं इसको, असेसमेंट ऑर्डर 143 में पास कर देगा, जिसमें ये लिखा होगा कि कितनी इनकम डिटरमाइन हुई। बोलो, ये पूरी प्रोसेस देख के बता दो, समझ में आती है? ये है ना, रेफरेंस जो दिया है ये 6 मंथ के बाद में, मतलब कितना टाइम के लिए लिखा है आपने ये? 6 मंथ में रिपोर्ट देगा वो, रेफरेंस देने का टाइम नहीं है। नहीं सर, रेफरेंस तो कभी भी दे देगा, ये जो रिपोर्ट ये देगा ना वैल्यूएशन ऑफिसर। ये 6 महीने में देगा, जब इसको रेफरेंस मिला उस महीने के खत्म होने से 6 महीने। ओके सर। और बोलिए भाई, कोई डाउट है तो बोल दो। नहीं है, चलो अब इसी के सारे प्रोविजन देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, हमने यहाँ पे कहा कि सर स्क्रूटनी चल रही है, ईओ असेसमेंट कर रहा है, इनकम लॉस डिटरमाइन कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट जो कि एसएससी ने प्रोवाइड किए हैं उन सबको कंसीडर करने के बाद, ठीक है, चलिए, और वो सारी चीजें मैंने यहाँ ऊपर लिख के दी है, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऊपर लिख के दी है। आप यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। सबसे पहले तो आ जाइए रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ, ये आप पढ़ लीजिए एक बार, ये वाला एक बार पढ़ लीजिए आप, वैल्यूएशन ऑफिसर का मैंने आपको समझा दिया है।
अजी पढ़ लिया क्या? मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए वो अपील नहीं कर सकता। वो चलो अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। मैं भी बताता हूँ इसको, है ना। और बोल दो पहले बाकी लोग। और कोई? देखो भैया, मैं साथ साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बाद में आप हो सकता है एक बार रीडिंग ना करें घर जाके तुरंत, इसलिए मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में। पढ़ लिया क्या सबने? हाँ या ना बोल दो। चलिए, कोई डाउट आया किसी के मन में? सिर्फ एक डाउट पूछा है शेफाली ने। सुनिए, शेफाली ने कहा कि सर वहां पे लिखा हुआ है कि आप वैल्यूएशन रिपोर्ट के खिलाफ अपील नहीं कर सकते, पर उससे पहले वाली लाइन में एक चीज लिखी है कि आप असेसमेंट के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, असेसिंग ऑफिसर ने रेफरेंस दिया वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर ने रिपोर्ट दी असेसिंग ऑफिसर। इसकी जो रिपोर्ट है उससे असेसी को कोई लेना देना नहीं है, ये रिपोर्ट असेसी को नहीं दी गई है, तो असेसी इस रिपोर्ट के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। समझ गया? अब ये रिपोर्ट कंसिडर हुई है इस चीज के लिए, ये वाला ऑर्डर पास करने के लिए, ठीक है। तो असेसी अगर डिससेटिस्फाइड है तो इस ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड होगा, रिपोर्ट से नहीं होगा, और होगा भी तो वो इस रिपोर्ट का कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट रिपोर्ट है, सीधे असेसी को नहीं मिली है। असेसी के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, असेसी के लिए तो ये असेसमेंट ऑर्डर है जिसके अंदर इस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अच्छा एक बात सुनिए, मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपए, ध्यान से सुनिएगा। असेसिंग ऑफिसर ने कहा, वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपए है। अब क्या ये जरूरी है कि असेसिंग ऑफिसर 40 लाख के हिसाब से ही असेसमेंट करेगा? ये बताओ पहले, बताइए, ये बताइए, ये जरूरी है क्या? सर असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन ऑफिसर को मतलब दिया है, हाँ? तो इसलिए उसको मानना तो चाहिए फिर उसका वैल्यूएशन। नहीं, अब यहाँ पे ये चीज आप चाहे लिख लो, असेसिंग ऑफिसर इज नॉट बाउंड बाय रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर। बाउंड नहीं है वो, उसने अपनी राय लेने के लिए दिया था, राय मिल गई, माने या ना माने वो एओ के हाथ में है। समझ गए? यस सर। बात हमेशा ध्यान रखिए। इसमें एक केस भी हो रखा है, इसमें एक केस भी हो रखा है, बताऊं क्या? सुनो, केस ये हुआ कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने रिपोर्ट देनी थी एओ को, एओ ने कहा भैया रिपोर्ट जल्दी दो, वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है हाँ सर दे दूंगा दे दूंगा। लास्ट टाइम में इसने रिपोर्ट नहीं दी, मतलब जिस टाइम पे देनी थी नहीं दी। इधर टाइम खत्म हो रहा था ऑर्डर पास करने का, क्योंकि ये ऑर्डर पास करने का भी टाइम होता है, राइट। तो असेसिंग ऑफिसर ने बिना वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखे ही अपना ऑर्डर पास कर दिया, अपने हिसाब से ऑर्डर पास कर दिया, राइट। यस अब सर। है ना, अब हुआ क्या, बाद में वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आती है एओ के पास, बाद में वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आती है, तो हो आप ये मान लीजिए 35 लाख रुपए में इसने प्रॉपर्टी की वैल्यू बता दी, फिर वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आती है कि नहीं भैया 35 लाख नहीं, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 40 लाख है। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया,
इस रिपोर्ट के बेस पे इस बंदे का केस रीओपन कर लिया। क्या कर लिया? रीओपन। तो असेसी अपील में चला गया, बोले साहब ऐसे कैसे रीओपन कर सकते हो आप मेरा केस? या तो आप इंतजार करते, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ऑर्डर पास करते। ऐसे तो आपने मजाक बना रखा है, बार बार मैं ये करता रहूंगा क्या? तो कोर्ट ने भी इस बात को एग्री किया कि नहीं, सिर्फ वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पे आप इसका केस रीओपन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद अपने हिसाब से डिसाइड किया ना। यस वैल्यू जब आपके पास मौका था और आपने अपने हिसाब से वैल्यू डिसाइड की, तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पे आप केस रीओपन नहीं कर सकते। ये कोर्ट केस हो रखा है, समझ गए? तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसीडर करें, वो जस्ट आपकी एक राय है। आप मानना चाहें तो माने, नहीं मानना चाहें तो ना माने। समझ गए? यस सर। अब ये राय मानने या ना मानने के बाद आपने ये ऑर्डर पास किया, तो बताओ एसएससी किसके खिलाफ अपील कर सकता है? इस ऑर्डर के खिलाफ कर सकता है? हाँ सर। यस, बिल्कुल कर सकता है। पर वो वैल्यूएशन ऑफिसर के या वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट के खिलाफ थोड़ी अपील कर सकता है। नहीं, उसके खिलाफ वो अपील नहीं कर सकता। वो इसकी अपील करेगा, इसकी अपील में अगर आगे लगेगा कि वैल्यूएशन सही से नहीं हुआ तो दोबारा करवा लेंगे, क्या दिक्कत? बोलो जी, समझ में आ गया ये? यस सर, क्लियर। और कोई बोल दो भैया रिप्लाई अभी कोई नहीं कर रहे हो आप, बाद में समस्या आएगी, सोच लेना। नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिट। ये भी बता चुका हूं। अगर आपको लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉम्प्लेक्स या क्या है, नेचर उनका ऐसा है, ठीक है, तो वो ऑडिट के लिए बोल सकता है। इवन इफ ऑलरेडी ऑडिटेड, अगर ऑलरेडी ऑडिट हो रखी है तो भी ऑडिट करवाने के लिए बोल सकता है, ठीक है। और टाइम लिमिट आपको दे रखी है 180 डेज। बोलो जी, क्लियर है? फीस कौन फिक्स करेगा, कौन पे करेगा, सब बता दिया मैंने। रीड कर लो स्पेशल ऑडिट वाला क्लोज एक बार। ओके, चलो आगे आ जाइए भैया। यहाँ पे ये चीज मैंने आपको कल बता दी थी, वैसे फिर भी एक बार देख लो। ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी स्कीम बना सकती है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ठीक है, ये जो रिश्वत वाला काम है या ऐसी चीजें हैं वो सब चीजें ना हो, ठीक है। तो उनके लिए ई असेसमेंट बताया था मैंने आपको, ई असेसमेंट। और इसको एक काम और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेसलेस। क्या बोलते हैं? फेसलेस, मतलब जिसमें आपको ये नहीं पता होता सामने कौन है, फेसलेस असेसमेंट। समझ गए? ठीक है, फेसलेस असेसमेंट या ई असेसमेंट बोलते हैं। अभी इसको लागू कर दिया गया है, पहले इसको 4 मेट्रो सिटी में लागू किया था और अभी इसको हर जगह पे लागू किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे तो सिर्फ ऐसा लिखा है कि प्रोविजन बनाने का राइट है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और अभी लग चुका है ये। क्लियर? लो जी, इसका मतलब ये मान के चलो 100% चांस आने के, इस क्वेश्चन के आने के चांस 100% है। ओके, क्या है ये क्वेश्चन समझिए। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए। एक सेक्शन होता है 142(1), ये नहीं पढ़ा अभी अपन ने। अगर मैंने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरी, ध्यान से सुनना, अगर मैंने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरी पर डिपार्टमेंट को लगता है कि मुझे रिटर्न भरनी चाहिए थी, तो क्या डिपार्टमेंट मुझे रिटर्न भरवाने का नोटिस जारी कर सकते हैं? बताइए।
हाँ जी सुनिए, ऑडियो आ रहा है? ऑडियो आ रहा है यस क्या? सर। सुनिए, तो मैंने ड्यू डेट यस सर आ रहा है। ठीक है, मैंने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरी, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को बोल सकता है कि भैया रिटर्न क्यों नहीं भरी, रिटर्न भरो? यस बोल सकते हैं। यस सर। आफ्टर ड्यू डेट डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस भेज सकता है 142(1) में कि भैया आपने रिटर्न नहीं भरी, अपनी रिटर्न भरो। रिटर्न ड्यू डेट से पहले तो भेज नहीं सकता, ठीक है। अब उन्होंने मुझे नोटिस भेजा और उसमें वो मुझे टाइम देंगे कि भैया 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करो। मैं चाहूँ तो रिक्वेस्ट करके इस टाइम को बढ़वा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रिक्वेस्ट करके इस टाइम को बढ़वा सकता हूँ। जनरली 30 डेज का टाइम दिया जाता है। अब सुनिए 144 की बात, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। इसने हमें कहा रिटर्न भरो, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपकी इनकम टैक्सेबल है, पर आपने रिटर्न नहीं भरी है, तो आप अपनी रिटर्न भरो। इसने 142(1) में मुझे नोटिस दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया नोटिस का। अब बताओ क्या कर लेगा ये मेरा, बताओ जी। तो इसने मुझे नोटिस दिया 142(1) में कि रिटर्न भरो, और मैंने कहा नहीं भरेंगे, तो ये क्या कर सकता है? पेनल्टी, किस बात की पेनल्टी? रिटर्न ना भरने की, ओके। और रिटर्न ना भरने की पेनल्टी लगाने से इनकम तो फाइनलाइज नहीं होगी ना। यस सुनिए, ये बोलेगा कि भैया ठीक है मत भरो, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मैं उसके आधार पे तुम्हारी इनकम फाइनलाइज कर देता हूँ। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मैं उसके आधार पे तुम्हारी इनकम फाइनलाइज कर देता हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। कि भैया अगर तुम रिटर्न नहीं भरोगे, हमारा बात नहीं मानोगे, तो हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे। क्या कर देंगे? बजा देंगे। समझ गए? अब ऐसा सिर्फ रिटर्न ना भरने के लिए नहीं होता, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने रिटर्न भरी, हमारे पास स्क्रूटनी का नोटिस आया, पर हम नहीं करवाए, हम नहीं गए वहां पे उससे मिलने। बताओ, स्क्रूटनी का नोटिस का जवाब नहीं दिया, उसका भी तो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। बोलिए हाँ या ना, उसका भी हो सकता है। तो एक रीजन नहीं होता बेस्ट जजमेंट के लिए, बहुत सारे रीजन होते हैं। कि जब आप इसका जवाब नहीं देते, जब आप स्क्रूटनी का जवाब नहीं देते, जब आपको स्पेशल ऑडिट के लिए बोला आप वो नहीं करवाते, ये सारी चीजों का अगर आप जवाब नहीं देते, तो अल्टीमेटली एओ के पास एक ऑप्शन बचता है बीजेए, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, जिसके अंदर जितनी जानकारी उसके पास अवेलेबल होती है वो उस जानकारी के हिसाब से आपकी इनकम फाइनलाइज कर देता है। समझ गए? और ये सीएमए फाइनल में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, AO कैन मेक बेस्ड जजमेंट असेसमेंट इन फॉलोइंग केसेस। जब आपने रिटर्न ना भरी हो, आपको नोटिस दिया हो 143(2) का और 142(1) का, तो भी आपने उसका जवाब नहीं दिया हो, स्पेशल ऑडिट का बोला आपने वो भी नहीं करवाया हो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सुन लो पूरी प्रोसेस ध्यान से सुन लो बेटा। वो क्या करेगा, सुनना ध्यान से। जैसे ही आपने इसका जवाब नहीं दिया, वो आपको एक नोटिस इश्यू करेगा, SCN। सुना है क्या आपने SCN? शोकोज नोटिस। एक मूवी आई थी गंगा जल, देखिए किसी ने? नहीं देखी?
देखिए शो कोज नोटिस का उसमें बहुत बढ़िया एक एग्जांपल था, ठीक है। शो कोज नोटिस का मतलब होता है जब आप कोई गलती कर देते हैं और ऐसी गलती कर देते हैं कि आप सजा मिलना तय है, तो उसमें आपको शो कोज नोटिस दिया जाता है कि भाई हम आपको सस्पेंड क्यों ना करें, हम आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करें, अब आप ये बताओ। समझ गए? हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने ये गलती की इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप हमें बताओ कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करें, आप जवाब दो। उसको बोलते हैं शो कोज नोटिस। समझ गए? तो शो कोज व्हाई बेस जजमेंट असेसमेंट नॉट टू बी डन, हम आपका बेस जजमेंट क्यों ना करें, आप बताओ। समझ गए? कार्रवाई ना करने की वजह आप बताओ, करने की वजह तो सबको पता है। समझ गए? भाई मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा बहुत ज्यादा कोई कुछ बाउंडर कर देता है, तो स्कूल वाले उसको क्या कहते हैं या उसके घर वालों को क्या कहते हैं कि भाई हमारा तो इसको स्कूल से निकालना तय है। अब क्यों ना निकालें उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो वो बोलो, उसका रीजन दो हमें। समझ गए? ठीक है, तो आपको शो कोज नोटिस इशू किया जाएगा। उसमें आप कोई जवाब देना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, रख दीजिए। उससे अगर सेटिस्फाइड हुए तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या कर देंगे, आपको आपका बेस जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। दैट्स इट। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? ये एक कार्ड देना एक बार, है ना, ये एक बार कार्ड देना टाइम लिमिट। ये अपन 153 सेक्शन में पढ़ेंगे, अलग से सेक्शन है इसका 153, उसमें पढ़ाऊंगा। बोलो जी, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये पॉइंट लिखा हुआ है ना लास्ट में, असेसमेंट असेस्ड इनकम कांट बी लेस देन रिटर्न इनकम। हाँ, तो सर उसने रिटर्न तो अपने कहने पे भरी नहीं, या फिर अगर भरी भरी हो, है तो फिर उसने अपनी बात। ओके सर। देखो जैसे मैं बता देता हूँ इसका एग्जांपल। अभी जो स्क्रूटनी पड़ा था ना, उसमें रिटर्न इनकम से कम हो सकती है। कैसे? सुनिए, मैंने 6 लाख की इनकम की रिटर्न भरी अपनी, ठीक है। मेरा केस रीओपन हुआ स्क्रूटनी में। अब स्क्रूटनी में जब केस रीओपन हुआ तो उस दौरान मैंने उनसे कहा कि सर मेरा एक खर्चा था 20,000 रुपए का, मैं वो क्लेम करना भूल गया, मुझे इजाजत दो उसको क्लेम करने की। तो वहां पे उनके पास पावर है, वो मुझे इजाजत दे सकते हैं और मेरी इनकम, मेरी फाइल की हुई इनकम से कम कर सकते हैं। समझ गया? पर बेस्ड जजमेंट के अंदर मैंने तुम्हारा केस ओपन क्यों किया बताओ? क्योंकि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए किया ना। तो मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इनकम घटा सकता हूं क्या? सोचो एक बार। आपने भरी 6 लाख इनकम और मैंने कहा कि नहीं भैया 6 लाख नहीं, ज्यादा होगी, अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ। आप क्यों? नहीं लेके आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं लेके आओगे तो जाओ, तुम्हारी इनकम 6 लाख नहीं 4 लाख है। ऐसा कर सकते हैं क्या? सर कम तो नहीं करेगा? है ना? तो इसमें कम करने का प्रोविजन नहीं है, इसमें बढ़ा सकते हैं कि भाई 6 लाख नहीं, हमारे हिसाब से 8 लाख नो है। सर, नहीं करेगा। समझ गए ना? ओके सर। यस सर। तो पुलिस वाले कहते हैं चोर को भैया सरेंडर कर दो, वो कहता नहीं करूंगा। बोले नहीं करेगा तो ठीक है, जा यहाँ से। ऐसा थोड़ी बोलेंगे। अरे भाई, हेमंत, इतारसी, प्राची, प्रेरणा, साकार, समृद्धि, शुभम, सिद्धि, तुषार, विकास, समझ में आ रहा है ना? ऐसे हर 15 मिनट पे हाय हेलो कर लिया करो, पता तो रहे जग रहे हो। हर 15 मिनट में हाय सर कैसे हो ऐसे कर लिया करो। चलिए आगे सुनो। ओके,
चलिए आगे सुनिए। अब मुझे एक बात बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी डिपार्टमेंट में कहीं पे कोई काम करवाने गए हो और जो ऑफिसर है उसमें ईगो आ गया, या बोलते ना कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई, या किसी बात पे उसको नॉलेज नहीं है, अब वो ये भी सोच रहा है कि मैं करूं कैसे और उसको करना आ भी नहीं रहा, ऐसा हुआ है कभी? भाई अधिकारी है, उसको नहीं पता काम करना कैसे, उसको समझ नहीं आ रहा काम कैसे करूं, पर वो आपको ये भी नहीं कह सकता कि मुझे नहीं आता। इज्जत का सवाल है, ऐसा होता है क्या? चलिए जिन्होंने देखा है उनको लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो ये बता दो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर, हो सकता है। हो सकता है। ध्यान से सुनना, यहाँ एसएससी है ना, यहाँ एओ है। अब एओ किसी केस में फंस गया, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एसएससी कह रहा है साहब कर दो, फाइनल कर दो, फाइनल कर दो, वो कहता है कल आना परसों आना, ऐसे चक्कर हो रहा है। अल्टीमेटली एसएससी के समझ में आ गया कि भाई साहब इसको काम आता नहीं है ना, ये कोई रिजर्वेशन से आया हुआ आदमी है, इसको काम नहीं आता है, राइट। और ये बस काम को लटका रहा है ना, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और काम लटकाया जा रहा है। तो ये क्या ऊपर वाले अधिकारी के पास जा सकता है कि सर प्लीज आप देखो एक बार क्या करना है, वो तो इतने दिन से लेके बैठे हैं, ऑर्डर ही पास नहीं कर रहे, बताइए जा सकते हैं क्या? यस सर। तो ये ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाके बोलता है कि सर वो एओ साहब कितने दिन से, देखो सब कुछ फाइनल है, कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं है, सब दे दिया, फिर भी वो ऑर्डर पास नहीं कर रहे। तो ज्वाइंट कमिश्नर क्या करेगा, मामले को समझेगा, इंफॉर्मेशन मंगाएगा, सारी बातें समझने के बाद इसको कहेगा कि भैया इस काम को ऐसे कर दो, ये इसको डायरेक्शन दे देगा कि देखो इस काम को ऐसे कर दो। समझ गए? ये तो बात तब हुई जब असेसी जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई अब ज्वाइंट कमिश्नर तो ऊपर है ना इनसे, उसको वैसे ही समझ में आ जाता है कि किस मामले में क्या प्रोसेस चल रही है, वो रिपोर्ट जाती है इनकी डिपार्टमेंट में, बहुत सारी इंटरनल रिपोर्ट जाती है, आप लोगों को पता नहीं है बट बहुत सारी रिपोर्ट जाती है। कैसे जाती है सुनिए, जैसे आईटी है, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो सीआईटी को रिपोर्ट करता है कि इस महीने में, मंथली रिपोर्ट जाती है कि इस महीने में मैंने कितने नए केस ओपन करे, कितने पुराने केस निपटाए, क्या क्या किया, वो सारी रिपोर्ट देता है। सीआईटी से सीसीआईटी को जाती है और सीसीआईटी से फाइनली रिपोर्ट सीबीडीटी को जाती है, और सीबीआईटी से रिपोर्ट जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। आपने कभी गौर किया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को कैसे पता चलता है? इस आवाज आ रही है? अरे ऑडियो आ रहा है क्या? यस सर। ओके। तो आपने कभी गौर किया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को कैसे पता चलता है कि कितने रिटर्न भर चुकी है, कितने केस पेंडिंग है, कितने केस पेंडिंग नहीं है, पता होता है ना? यस। वो सारी ये इंटरनल रिपोर्टिंग होती है, इसमें रिपोर्ट होती है कैप सीएपी, कैप 1, कैप 2, ठीक है, एक डोजियर डोजियर करके होता है, डोजियर रिपोर्ट जाती है, इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट जाती है इंटरनली, जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि क्या स्टेटस है, कितने केस पेंडिंग है, राइट। तो वैसे ही इस जेसी को समझ में अगर आ गया कि इस एओ के पास कोई मामला फंसा हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि भैया इस मामले को ऐसे खत्म कर दो। बताइए बात समझ में आ गई क्या? बोलो जी, बात समझ में आ गई? इसका एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई काम हाथ में ले लिया, आप कोई काम करना चाह रहे थे और आपने वो काम हाथ में ले लिया, बाद में पता चलता है वो काम आपसे नहीं हो रहा, क्या आपके फादर को समझ में आ जाएगा कि आपसे वो काम नहीं हो रहा है? तो थोड़े दिन तो वो देखेंगे, बाद में वो आपको बोल देंगे कि बेटा इसको ऐसे करके
पूरा करो काम, ऐसे कर दो, बोलो होता है ऐसा?